नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पाकिस्तान को बेनकाब करने भारत से निकला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। साझेदार देशों के सामने वैश्विक मंच पर रखी जाएगी आतंकवाद पर देश की बात। अबूझमाड़ के जंगलों में मारे गए 15 से 20 नक्सली। बढ़ सकता है आंकड़ा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा। प्लान के तहत बनाया गया था हिंदुओं को निशाना। ममता बनर्जी की पार्टी और सरकार पर गंभीर आरोप। गाजा पर इजरायली हमले में मारे गए कम से कम 55 लोग, कई घायल। ब्रिटेन ने इजरायल के साथ स्थगित की व्यापार वार्ता। अगले 3 से 4 दिन में समय से पहले केरल पहुंचेगा मानसून, लेकिन प्री मानसून बारिश से दक्षिण के कई इलाकों में परेशानी। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू का अलर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अबूझमाड़ के जंगलों से, जहां छत्तीसगढ़ में डीआरजी ने हार्डकोर नक्सलियों को घेरा। 15 से 20 नक्सली ढेर होने की खबर है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। और नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। लगातार मुठभेड़ की जो जारी होने की वो खबर है वो सामने आ रही। जवानों को मिल सकती है बड़ी सफलता। नक्सलवाद को खदेड़ने की जो प्रतिबद्धता है राज्य और केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ को लेकर, वो साफ तौर पर नजर आती है। जहां नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में मुठभेड़ जारी है और डीआरजी जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता की उम्मीद की जा रही है। सोमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सोमेश, अबूझमाड़ के जंगलों से बड़ी खबर आ रही है, जहां नक्सलियों से सुरक्षा बल लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि 15 से 20 नक्सली इस वक्त ढेर हो चुके हैं। ये आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, अबूझमाड़ में ये मुठभेड़ चल रही है। अबूझमाड़ का मैं जिक्र करूंगा। जो अबूझमाड़ है नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है और करीबन 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि अबूझमाड़ का जो जंगल है इस इलाके में कई जो नक्सली के मोस्ट कमांडर है यहाँ पर छुपे हुए थे, जिसके बाद जो सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर डीआरजी के जवान थे, यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के फोर्स उस इलाके में पहुंचते हैं अबूझमाड़ के जंगलों में। और जिसके बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चलता है। जो हमारे पास जो जानकारी अभी मिली है, इस मुठभेड़ में 15 से 20 नक्सलियों की मारे जाने की खबर है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है। बस्तर पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि अबूझमाड़ के जंगलों में एक मुठभेड़ चल रही है, जिसमें डीआरजी नारायणपुर, दंतेवाड़ा और जो बीजापुर के डीआरजी इस इलाके में मुठभेड़ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो डीजी सीआरपीएफ है जीपी सिंह, इन्होंने बस्तर के बीजापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें साफ तौर पे बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का जो बीजापुर जो तेलंगाना बॉर्डर से सटा केरागुट्टा का जंगल है, केरागुट्टा यानी तेलुगु शब्द है, इसे काली पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। करीबन 5000 वर्ग किलोमीटर में ये भी फैला हुआ था। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चला था। इस ऑपरेशन में 21 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने में सफलता की थी और करीबन 210 बंकरों को भी जो सुरक्षा बलों के जवानों ने नष्ट किया था। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुसकर नक्सलियों का ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं। और आज जिस तरह से ये जो मुठभेड़ चल रही है अबूझमाड़ के जंगलों में, अबूझमाड़ का जो जंगल है नक्सलियों का सबसे ज्यादा कोर इलाका माने इस इलाके में घुसना असंभव है, लेकिन इसके असंभव माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर लगातार उनका इनकाउंटर भी करते हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को सफलता मिली है। सुमेश, लेकिन एक चीज समझना चाहेंगे कि सुरक्षा बल अबूझमाड़ क्षेत्र को लेकर पहले भी रणनीति बना रहे थे कि किस तरह से जो माओवादी उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाए।
आपने देखा होगा कि इससे पहले जो सुकमा का इलाका है, सुकमा के इलाके में जो हिडमा मोस्ट वांटेड नकली है, सुकमा कहीं ना कहीं मोस्ट वांटेड नकली का गढ़ माना जाता था। दूसरी तरफ आज जिस तरह से ये जो मुठभेड़ चल रही है अबूझमाड़ का जंगल, मैंने आपको ये इस बात की जानकारी दी कि अबूझमाड़ के जंगल में घुसना सुरक्षा बलों को असंभव था, लेकिन अब जो सुरक्षा बल के जवान हैं नक्सलियों के कोर इलाके मैंने अबूझमाड़ का जंगल है जो करीब 5000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, और इस इलाके में ऐसे रास्ते हैं कि उस इलाके में जाना भी असंभव है। लेकिन एक ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, जो डीआरजी के जवान थे उस इलाके में घुस चुके हैं, और फिलहाल पिछले कई घंटों से उस इलाके में अभी मुठभेड़ चल रहा है, और कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि अब तक कितने नक्सली मारे गए हैं। एक मैं आंकड़ा भी आपको आंचल बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 1.5 सालों यानी 15 महीनों में सुरक्षा बलों ने 300 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर कर चुका है, 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। और जो सुरक्षा बलों को सबसे ज्यादा आज की डेट में जो खतरा होता है आईडी से सबसे बड़ा खतरा होता है उस इलाके में, जो अभी जहां पर ऑपरेशन चला उस इलाके में भी नक्सलियों ने सड़क के आसपास किनारे हर तरफ आईडी बिछा दिया है, और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवान आईडी को नष्ट करने के बाद उस इलाके में पहुंच रहे हैं। सुमेश, क्योंकि ये जो इलाका है अबूझमाड़ का, ये तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है, और ऐसे में वहाँ पर माओवादियों के प्रशिक्षण कैंप भी थे, उन्हें ध्वस्त करने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई गई ताकि एकमात्र रास्ता आत्मसमर्पण का हो और वो मुख्य धारा में शामिल किए जाए? आपने देखा होगा पिछले 15 महीने से जो सुरक्षा बल के जवान हैं नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर उनका एनकाउंटर भी करते हैं। दूसरी तरफ साफ तौर पर इस बात को जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार जो नक्सलियों पर एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश करते हैं, आप आत्मसमर्पण करें नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा बस्तर से किया जाएगा, जिसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार कई जो नक्सली बड़े कैडर के जो लीडर हैं वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनका इनकाउंटर भी हो रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा जो मोस्ट वांटेड नकली था जिसके ऊपर 1,70,00,000 का इनाम था, करीब गुप्ता के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने कुछ दिन पहले ही उसका इनकाउंटर किया था, और करीबन 21 दिनों तक ये इनकाउंटर चला था, करीबन जिसमें 31 नकली मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं आज भी जिस तरह से मुठभेड़ चल रहा है ये बड़ा मुठभेड़ है, और अब तक 15 से 20 नक्सलियों की मारे जाने की खबर है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। जी आंचल। और वहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ को बिल्कुल नक्सलवाद के लिहाज से इसे खदेड़ने की प्रतिबद्धता केंद्र और राज्य सरकार की, और लक्ष्य ये है कि जीरो टॉलरेंस नीति है नक्सलियों के खिलाफ और नक्सलवाद के भी। आपने देखा होगा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में पिछले 15 महीनों से 2 काम सबसे महत्वपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। सरकार चाह रही कि बस्तर में विकास हो, नक्सली नहीं चाहते कि बस्तर में विकास हो। जो नक्सलियों का जो कोर इलाका है जैसे सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन इलाके में लगातार जो बस्तर में विकास की बयार बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुकमा पूर्ववर्ती गांव है, मोस्ट वांटेड नक्सली हिडमा का गांव, उस इलाके में भी सुरक्षा बल के जवान कैंप खोल चुके हैं। उस इलाके में सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं बस्तर में जो नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, बस्तर में विकास हो रहा है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह की बातें कही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ताकि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस इलाके में नक्सली भी खत्म हो रहे हैं, और बस्तर में कहीं ना कहीं बस्तर विकास कर रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, और आगे भी इस मामले पर पूरे अपडेट्स हम लगातार जैसे जैसे खबर आगे बढ़ेगी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर। पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप है, टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ किया ही नहीं। पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बड़ी खबर है ये, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक समिति की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। सामने आई कलकत्ता हाईकोर्ट की रिपोर्ट, हस्तक्षेप किया गया था इस मामले में, और प्लानिंग के तहत स्कीमिंग के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया गया। हाथ पर हाथ धरे बैठी रही कौन? ममता सरकार, जिनका फर्ज था सभी जो नागरिक हैं उस राज्य के अंतर्गत आते हैं उनकी सुरक्षा करना, रक्षा करना। और इसी साल हुई थी मुर्शिदाबाद में हिंसा, जिसको लेकर रिपोर्ट सामने आई, और ये कहा जा रहा है कि टीएमसी के नेताओं ने दंगा रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि पुलिस को जो एक्शन वो ले रही थी और नागरिक प्रशासन को भी निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। मान लीजिए किसी राज्य में दंगा भड़कता है तो सबसे पहली जो
सवाल है वो वहाँ के प्रशासन पर उठाए जाते हैं, क्योंकि अगर प्रशासन उसे रोकने में विफल होता है, या तो खुद प्रशासन ने कहा कि वो निष्क्रिय कर रहा था कि भाई कोई एक्शन लिया जाए, तो नागरिक प्रशासन और पुलिस को प्रोत्साहित किया गया। बीजेपी आईटी सेल की ओर से अमित मालविया ने कहा कि ये ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर अभी तक का सबसे निंदनीय आरोप है। मुर्शिदाबाद दंगों पर रिपोर्ट में सीधे तौर पर उनकी पार्टी और स्थानीय पार्षद और विधायक सहित उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी हिंसा को बढ़ावा देने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं करने का दोषी ठहराया गया। उनके द्वारा किए गए कामों और चूक ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को हिंदुओं के घरों को जलाए जाने के दौरान निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। ये ममता बनर्जी के बार बार दोहराए जाने वाले दावे को पूरी तरह से ध्वस्त करता है कि वो बाहरी लोग इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार थे। असली सच्चाई ये है कि मुर्शिदाबाद दंगों को इस संवेदनशील सीमावर्ती जिले में हिंदुओं की जनसांख्यिकी को कम करने के लिए टीएमसी द्वारा आयोजित किया गया था। ममता बनर्जी बंगाल की विरासत पर एक धब्बा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई रिपोर्ट पर कहा कि ये रिपोर्ट ममता बनर्जी की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता को दर्शा रही है। फैक्ट फाइंडिंग एसआईटी के द्वारा जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार की हिंदुओं के प्रति निर्ममता और कट्टरवादियों के प्रति अगाध ममता यह दर्शा रहा है। और ये भी याद दिलाता है कि शायद 16 अगस्त 1946 को जब डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा जा रहा था, और उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री शाहिद हुसैन सोहरावर्दी ने जिस ढंग की पक्षपाती और कट्टरपंथियों की समर्थक भूमिका निभाई थी, आज तकरीबन 80 साल के बाद कमोबेश ममता बनर्जी जी की तृणमूल सरकार उसी भूमिका में नजर आ रही है। बीजेपी आईटी सेल की ओर से अमित मालविया ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी पर अब तक का सबसे निंदनीय आरोप है। मुर्शिदाबाद दंगों पर रिपोर्ट में सीधे तौर पर उनकी पार्टी और स्थानीय पार्षद और विधायक सहित इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों को हिंसा को बढ़ावा देने, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं करने का दोषी ठहराया गया। उनके द्वारा किए गए कामों और पुलिस की चूक ने नागरिक प्रशासन को हिंदुओं के घर जलाए जाने के दौरान निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित किया। ये ममता बनर्जी के बार बार दोहराए जाने वाले दावे को पूरी तरह ध्वस्त करता है कि बाहरी लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। असली सच्चाई ये है कि मुर्शिदाबाद दंगों को इस संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में हिंदुओं की सांख्यिकी को कम करने के लिए टीएमसी द्वारा आयोजित किया गया था। ममता बनर्जी बंगाल की विरासत पर एक धब्बा है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शरद पूनावाला ने कलकत्ता हाईकोर्ट की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर कहा कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगों में टीएमसी नेता महबूब आलम का हाथ था। साथ ही उन्होंने कहा कि टीएमसी नेताओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोलकाता हाईकोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग पैनल ने धजिया उड़ा दी है, पूरा पर्दाफाश कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार का। उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से मुर्शिदाबाद में वक्फ के नाम पर जो दंगे हुए वो ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे, स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे। चुन चुनकर टारगेटिंग हिंदुओं की गई और महबूब आलम टीएमसी के एक नेता उसको लीड कर रहे थे। पुलिस इनएक्टिव थी, कितने घर जलाए गए पर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी। आउटसाइडर थियरी दी जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और एक बात स्पष्ट है कि उनके कितने नेता दंगाइयों को बचा रहे थे, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने टीएमसी का मतलब तुष्टीकरण मुझे चाहिए बताते हुए कहा, दंगाइयों का साथ टीएमसी को पसंद है। ममता बनर्जी स्वयं मुस्लिम क्लेरिक से तो मिलने पहले दिन चली गई और दास परिवार से मिलने 25 दिन लग गए, और वहां पर भी किस प्रकार से दंगाई बचाओ आंदोलन चला। तो टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और माँ माटी मानुष नहीं, मुस्लिम 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 अपीजमेंट में अब दंगाइयों का साथ भी टीएमसी को पसंद है।
और हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, जिस तरह से मुर्शिदाबाद हिंसे पर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, ये रिपोर्ट सामने आई है जो साफ तौर पर कहती है कि ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ भी नहीं किया, इसके इतर उन दंगों को भड़काया और पूरी प्लानिंग के साथ जो हिंदू हैं उन पर टारगेट किया गया। आंचल, देखिए यहाँ पे एक बात समझना काफी जरूरी है, क्योंकि ये तृणमूल की तरफ से किया गया है। ये ममता बनर्जी को पहले दिन से ही मालूम था। हो सकता है कि ममता बनर्जी को बताकर ही ये किया गया है, क्योंकि देखिए पहले दिन जब हम लोग देख रहे थे कि हमारे सामने अंदर 300-400 मीटर दूरी पर क्या हो रहा है, जब हमें पुलिस अंदर घुसने नहीं दे रही थी और बाकी जब अंदर से लोगों की गुहार हमको सुनाई दे रहा था, तब ममता बनर्जी की पुलिस और ममता बनर्जी की तरफ से ये बताया जा रहा था कि बीएसएफ ने गोली चलाया, इसीलिए वहां पे लोग भड़क उठे हैं और इसीलिए वहां पे दंगा का स्थिति बन गया है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बताया कि बाहर से लोग बीजेपी ने लाकर ये दंगा कराने की साजिश किया और उसके बाद बाहर तो पहले बिहार तक सीमित था, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश चले गए कि बांग्लादेश से लोगों को लाकर मालदा में यहाँ ये दंगा करने की साजिश बीजेपी की तरफ से किया गया था। अब ये जो रिपोर्ट कमेटी की तरफ से दिया गया है, ये रिपोर्ट ये कमेटी ना भाजपा की तरफ से बनाया गया था, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया था। ये कमेटी कैलकाटा हाईकोर्ट की तरफ से बनाया गया था। अब ये कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 1, 2, 3 करके जो पत्रकार उस समय पे जिनकी विरुद्ध ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि दंगा भड़काने की काम मीडिया की तरफ से किया जा रहा है और पूरे बंगाल को बदनाम करने की काम मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। अब ये कलकत्ता हाईकोर्ट की कमेटी 1, 2, 3 करके जो रिपोर्ट दिया है, वो मीडिया की 1, 2, 3 करके जो रिपोर्ट हमने बनाए और हमने दिखाया लोगों को, उसी हिसाब से ऐसे लगेगा कि उसी हिसाब से ये कमेटी रिपोर्ट बनाया है। अब ये जवाबदेही पूरी तरह से ममता बनर्जी का है कि ये बिहार की कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये बांग्लादेश की कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये बीएसएफ की गोली चलाने की कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये मीडिया को निशाना बनाने की कॉन्सेप्ट कहां पे आया। मतलब जानबूझकर ममता बनर्जी लोगों की जो ध्यान है वो हटाने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच उनकी जो दंगाई है वो अपना काम कर रहे थे कि अंदर चुन चुन के हिंदुओं का घर जलाना और हिंदुओं को बेघर करना। आंचल, प्रसन्नजीत, लेकिन इसमें महबूब आलम का नाम भी सामने आ रहा है, जो टीएमसी के नेता हैं। उनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है इस पूरे मुर्शिदाबाद दंगों में हिंसा को बढ़ाने के लिए? नहीं, देखिए आंचल, पहले दिन ये महबूब आलम को हमने आइडेंटिफाई किया था। इन्होंने दंगाई को वहां पे लीड कर रहे थे और उसके बाद फिर वहां की जो लोकल एमएलए है उन्होंने फिर रेकी करके गया, या बाद में ये देख के गया था कि जिन जिन हिंदुओं का घर बचा हुआ है क्या वो सब ठीक तरह से जलाया गया कि नहीं, तोड़ा गया कि नहीं, ये लोगों को बेघर किया गया कि नहीं। और उसके बाद जब आपको याद होगा कि इन लोगों ने मुर्शिदाबाद के वहां पे गंगा नदी पार करके मालदा में आके शरण लिए थे और वहां पे भी तृणमूल के लोगों और प्रशासन और पुलिस के लोगों को भेजा गया था दबाव देकर कि अपने टूटे फूटे घर में वापस जाओ और घर में जो टूटा हुआ सामान है उस सबको क्लियर कर दो कि किसी को ना लगे कि वो इस तरह की इनह्यूमन कोई बन सकता है। ये शायद ममता बनर्जी को देखकर ही पता चलता है कि किस तरह से शासन और प्रशासन और अपने पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से, चाहे वो महबूब आलम हो, चाहे वो मालदा में बाकी लोग हो, जिन लोगों ने इस शरणार्थियों के ऊपर दबाव डाल के इनको घर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, ये पूरी तरह से एक पुलिस, प्रशासन, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी, ये सब मिलकर ये साजिश बनाया है जो आज इस रिपोर्ट में खुलासा हो गया है। तो जिस तरह से रिपोर्ट में बंगाल पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप जो हैं वो सामने आ रहे हैं, कई खुलासे हैं जो सामने आ रहे हैं, इसके बाद किस तरह की कानूनी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा? देखिए, अब इस पूरी तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट
अपने ही कमेटी का रिपोर्ट को किस तरह से लेंगे, उसको किस तरह से लागू करने की कोशिश करेंगे, किसको दोषी ठहरेंगे, किसको अदालत में बुलाएंगे, ये पूरी तरह से कलकत्ता हाईकोर्ट के ऊपर है और पूरी जुडिशियरी के ऊपर है। तो पत्रकार की तरफ से हम लोगों को जो काम करना था हमने कर दिया है, कमेटी की तरफ से जो काम करना था कमेटी ने कर दिया है। अब ये पूरी तरह से जुडिशियरी का जिम्मेदारी है, जुडिशियरी सोचे कि किस तरह से इस तरह की दंगाई को और उनके ऊपर में आका बोल के जो ममता बनर्जी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई किया जाए, ये तो पूरी तरह से जुडिशियरी के ऊपर है। आंचल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है उसमें मुर्शिदाबाद दंगों को भड़काने का काम जो है वो टीएमसी के पार्टी से जुड़े लोगों ने किया और उसे रोकने का भी कोई काम नहीं किया गया उनके द्वारा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद का स्वागत। बढ़ते आगे, दुनिया में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक ग्रुप अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 3 की अगुवाई जेडीयू के नेता संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रहेगा। इस ग्रुप के सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल प्रधान बरुआ, हेमंत जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिचास और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद शामिल हैं। राजदूत मोहन कुमार विशेषज्ञ के रूप में समूह में साथ रहेंगे। इस यात्रा के जरिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का सख्त संदेश भारत देगा। जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। भाजपा प्रवक्ता साशु त्रिवेदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छिटपुट घटना वाले बयान की निंदा की। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भारत की सेना के शौर्य, पराक्रम और 140 करोड़ भारतीयों की भावना का अपमान है। भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के बीच पाकिस्तान के चैनलों पर लोकप्रियता पाने की होड़ मची हुई है, भले ही इसमें भारत की गरिमा और सेना के शौर्य का अपमान क्यों ना हो।
कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान में चैनलों में अपनी पॉपुलैरिटी पाने की एक होड़ सी लग गई है। हो सकता है खड़गे जी का यह बयान कर्नाटक की स्थानीय राजनीति से भी प्रेरित हो कि जब सिद्धारमैया जी के बयान को इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी से लेकर विजय वडेट्टीवार जी से लेकर अनेक नेताओं में जिस प्रकार की होड़ लगी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तानी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए एक कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, भले ही इसमें भारत की गरिमा, सेना के शौर्य का अपमान क्यों ना हो जाए। इसलिए हम इस बयान को निंदनीय तो मानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की छठी बैठक का आयोजन नई दिल्ली में के वाणिज्य भवन में किया गया। बैठक में बोर्ड के उद्देश्यों को पूर्ण करने और छोटे व्यापारियों के कल्याण के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही बजट में व्यापारियों के लिए क्रेडिट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने पर चर्चा हुई। साथ ही बजट में 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स फ्री देने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। बैठक में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंघी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शपथ ली। एमएसएमई के माध्यम से जो क्रेडिट लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ की गई है, और इवन यहाँ तो रेडी पटरी वाले एक छोटे रेडी पटरी का धंधा करने वाले व्यक्ति को भी 30,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड देना, ये नहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का इस बार का बजट आया है और 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स की जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था से मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे भारत के हर राज्य में हम बजट की बात को लेकर जब लोगों के सामने गए तो लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार के इस बजट का उन्होंने समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ कानून पर फिर से सुनवाई होगी। अदालत ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आज केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपना पक्ष रखने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई होगी। कानून पर रोक लगाने के लिए मामला मजबूत होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और आज केंद्र सरकार का पक्ष सुनेगी अदालत। असंवैधानिकता साबित ना होने पर जो अदालतें हैं वो हस्तक्षेप नहीं करती, ऐसा कोर्ट का मानना है। और नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संसद द्वारा पारित जो कानून है तब तक अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर पाती जब तक कि उनमें स्पष्ट रूप से असंवैधानिकता साबित ना हो। याचिकाकर्ताओं ने शुरुआती दलीलों में अदालत से नए प्रावधानों के कार्यान्वयन पर अंतिम रोक लगाने का आग्रह किया था। उनका तर्क है कि कानून की मौलिक धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन ये कर रहा है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सुनवाई को 3 चिन्हित मुद्दों तक सीमित रखा जाए। इन मुद्दों में अदालत द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने का भी अधिकार शामिल है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी आपत्ति पूरे कानून पर है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों पर जवाब नहीं, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं। कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि नए कानूनों में पुरातात्विक इमारतों का वक्फ का दर्जा खत्म होगा, वहाँ लोग धार्मिक गतिविधि नहीं कर सकेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे गलत बताया। और अब बात नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई तो कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले की अगर बात की जाए तो आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है। इससे पहले 8 मई को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने 2 मई को गांधी परिवार के साथ ही सुमन दुबे, यंग इंडियन डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया। नेशनल हेराल्ड केस 2012 से चल रहा है और जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके सहयोगी जो तमाम कंपनियां हैं उससे जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायत की थी। साल 2014
में अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत 6 को समन भेजा। साल 2022 में इस मामले में ईडी की ओर से पूछताछ शुरू की गई। अप्रैल 2025 में ईडी ने 661 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। आज उनके समाधि स्थल वीर भूमि पर कांग्रेसी जो नेता हैं और वरिष्ठ तमाम उन्होंने श्रद्धांजलि दी। 1984 से 1989 के बीच प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिट्टे ने हत्या कर दी थी। और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल, डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत at 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात अमृत भारत स्टेशन योजना की, जिसके तहत देश भर में 103 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल वर्चुअली इन स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र के कल्याण सब डिवीजन में आने वाले शहाड स्टेशन के पुनर्विकास की वजह से लोगों का ध्यान वहां आकर्षित हुआ है। यहां से रोजाना 30,000 यात्री प्रवास करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मुंबई में काम करने वाले हैं। बिरला कॉलेज के विद्यार्थी, NRC, सेंचुरी रियान के मजदूर और अन्य लोग शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शहाड स्टेशन पर गार्डन, स्वयं संचालित सीढ़ी, पीने के लिए शुद्ध पानी और सुलभ शौचालय के साथ साथ 3 पार्किंग सेंटर जैसे पूर्ण हो चुके हैं। शहाड स्टेशन का पुनर्विकास 8 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किया गया। स्टेशन पर अब कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म और सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाले रैंप शामिल हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग यात्रियों के लिए ये बहुत बड़ा सुधार है। स्टेशन तक पहुंचने के तमाम जो मार्ग हैं वो नए प्रवेश निकास द्वारों के साथ उत्तम सुविधा से लैस हैं, जबकि परिचालन क्षेत्र और पार्किंग सुविधाओं का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया गया। पारंपरिक आकृतियां और अतिरिक्त सुंदरता के लिए LED प्रकाश व्यवस्था की गई। बुकिंग कार्यालय का आधुनिकीकरण किया गया और प्रतीक्षा कक्ष बनाए गए। पुरुष, महिला और विकलांग यात्रियों के लिए आधुनिक शौचालय स्थापित किए गए। प्लेटफॉर्म के बुनियादी ढांचे में
स्पर्शनीय फर्श, नए आश्रय, चमकदार LED लाइट्स के साथ सुधार किया गया है। शार स्टेशन जो है वो अमृत भारत योजना के अंतर्गत काम कर रही है, जिसमें कि स्टेशन पर पैसेंजर को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की कोशिश की गई है। जैसे कि स्टेशन के तीनों साइड में पार्किंग सुविधा की गई है। अभी ये योजना के अंतर्गत जो टॉयलेट बनाई गई है वो काफी अच्छी टॉयलेट बनाई गई है, जिसमें स्नान गृह भी बनाया गया है, जो कि नॉर्थ साइड की फर्स्ट सुविधा है। यहाँ पर जो दिव्यांग प्रवासियों के लिए अलग से विंडो की सुविधा की गई है, जो कि आज के मॉडर्न तरीके से बनाई गई है। पहले से ज्यादा अभी बहुत सुधारना हो गई है शार स्टेशन में कंपैरिजन टू अदर स्टेशन, मतलब अम्बिवली, टिटवाड़ा, खड़ौली वगैरह, उसके कंपैरिजन में शार स्टेशन में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लाइक टॉयलेट, गार्डन, प्लेटफॉर्म, शेड्स एंड ऑल सब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वाराणसी मंडल के थावे जंक्शन को भी विकसित और उच्चीकृत किया गया। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस समय थावे जंक्शन पे खड़ा हूँ। इसकी जो सजावट किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि शक्तिपीठ, जो यहाँ की प्रसिद्ध शक्तिपीठ है माँ काली की, उसके लिहाज से की गई है। जो अमृत भारत स्टेशन योजना है उसके तहत यहाँ पे विकास कार्य किए गए हैं। पहले से ज़्यादा फैसिलिटी हो गया है, साफ सफाई से लेकर ट्रेन की सुविधा तक। आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है, उच्चीकृत किया गया है। शेड है जो इसी योजना के तहत बनाया गया है, ये शेड भी बनाया गया है। एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही इस तरह की जो सजावट की गई है, जिससे आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, जो सोच है कि विकास के साथ विरासत भी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही जो हमारी परंपरा है, वो परंपरा के रूप में शक्तिपीठ की चित्र यहाँ पे बने हुए हैं, सजाए गए हैं। और जो विकास रेलवे कर रहा है वो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसके तहत यहाँ पर तरह तरह के जो निर्माण कार्य हुए हैं और विकास कार्य हो रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे 22 मई को देश के कई स्टेशनों का, जिनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उच्चीकृत और विकसित किया गया है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, थावे जंक्शन। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल के अंतर्गत गोगामेड़ी स्टेशन का पुनर्विकास काम पूरा हो चुका है। स्टेशन का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया, जिसकी लागत 14 करोड़ से ज़्यादा की है। बीकानेर मंडल में गोगामेड़ी सहित 23 स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इनमें बीकानेर, लालगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जैसे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के विकास में स्थानीय कला का समावेश है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रहे। काफ़ी अच्छी चीज़ें रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है ये। देखा जाए वॉशरूम वगैरह इज़ द परफेक्ट, द क्लीन, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैंने देखा कि यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, लेडीज़ वगैरह इधर सेफ रहेंगी और काफ़ी बढ़िया है स्टेशन। यहाँ पर जो काम हुए हैं, जैसे इसका सौंदर्यीकरण हुआ है और इसके आसपास जो विकलांगों के लिए जो बनाए गए हैं, इसके लिए भी उनका भी बहुत अच्छा कदम है। और इसके अलावा जो साफ सफाई का जो विशेष, जो स्वच्छ भारत का जो विशेष ध्यान रखा गया है, ये भी बहुत वास्तव में काबिल तारीफ है। यहाँ पर इस जो गोगामेड़ी रेलवे स्टेशन है उसको स्थानीय संस्कृति से जोड़ते हुए हेरिटेज लुक देने का प्रयास किया गया है। और वास्तव में एक स्टेशन ये जो कि, क्योंकि गोगामेड़ी एक धार्मिक क्षेत्र भी है, यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष पधारते हैं। उन श्रद्धालुओं को गोगा जी और गोरखनाथ जी की धार्मिक यात्रा के साथ में यहाँ पर एक प्रकार से पर्यटन के रूप में इस स्टेशन को जो हेरिटेज लुक प्रदान किया गया है, ये वास्तव में हमारे लिए बहुत ही एक बड़ी सौगात है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे विभाग द्वारा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिजनौर रेलवे स्टेशन का भी पुनर्विकास और आधुनिकीकरण पूरा हो चुका। दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बिजनौर जनपद के बिजनौर, नगीना और धामपुर रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्वार शुरू हुआ। बिजनौर रेलवे स्टेशन लगभग 2.5 वर्ष में बनकर तैयार हो चुका। स्टेशन में नए प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 620 मीटर कर दी गई। स्टेशन
भवन में यात्री सुविधा, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बच्चों के लिए खेल का स्थान, फूड कोर्ट भी शामिल है। नए रेलवे स्टेशन का निर्माण 975 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया गया। साथ ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लंबाई और ऊंचाई में भी विस्तारीकरण हुआ। उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले बिजनौर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कर 2 लिफ्ट लगाई गई हैं। और इसी पहल के तहत पुणे डिवीजन में पुनर्विकास के लिए 20 रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है, जिनमें से केटगांव लोणंद स्टेशन का विकास किया जाना जरूरी है। और केटगांव स्टेशन का पुनर्विकास जो है वो 12 करोड़ से ज़्यादा की लागत से किया गया। स्टेशन पर अब कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म और सभी प्लेटफॉर्म्स को जोड़ने वाला रैंप है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग यात्रियों सहित सभी के लिए पहुंच में सुधार हुआ है। स्टेशन तक पहुंचने के मार्गों को नए प्रवेश निकास द्वारों के साथ उन्नत किया गया, जबकि परिचालन क्षेत्र और पार्किंग सुविधाओं का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण किया गया। स्टेशन के अग्रिम भाग पर बलुआ पत्थर की परत, पारंपरिक आकृतियों और अतिरिक्त सुंदरता के लिए LED प्रकाश व्यवस्था की गई है। केटगांव स्टेशन अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत विकास किया गया है। केटगांव स्टेशन पे जैसे ही प्रवेश करेंगे, प्रवेश करते ही केटगांव स्टेशन का इलेक्ट्रिकल बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड 3 भाषा में लगाए गए हैं, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी। आगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों के लिए बैठने की उचित कुर्सी की व्यवस्था की गई है। VIP लॉन्च बनाया गया है। जनरल वेटिंग रूम की सुविधा है। प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 2 पर जाने के लिए FOB के साथ साथ रैंप की भी उचित व्यवस्था की गई है। प्लेटफॉर्म 1 और प्लेटफॉर्म 2 पर कोच डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिससे हर गाड़ी या रुकने वाली गाड़ी का कोच का डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ के यात्री लोग और यहाँ के गांव के लोग बहुत खुश हैं और ये विकास देख करके बहुत ही प्रसन्नचित है। वहीं लोणंद स्टेशन का पुनर्विकास 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश से किया गया। इन सुधारों में नया स्टेशन प्रवेश द्वार, आधुनिक बुकिंग ऑफिस, सभागार, नए प्रवेश निकास का द्वार, परिसर की दीवार शामिल है। प्लेटफॉर्म की सतह में सुधार किया गया और साथ ही पोर्ट्रिको सहित एक कवर्ड प्लेटफॉर्म का निर्माण भी। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सभी सुविधाओं से युक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन सहित देश भर के रेलवे स्टेशन का काम 2.5 साल में पूरा हो चुका। रेलवे स्टेशन में प्रवेश और निकास के लिए 2 अलग-अलग सड़कें बनाई गई। पार्किंग सुविधाओं का भी विस्तार किया गया। दृष्टिबाधितों के लिए पार्किंग और पहुंच मार्ग भी तैयार किए गए। प्लेटफॉर्म का भी विस्तारीकरण हुआ। प्रतीक्षा कक्ष भी महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रखा गया है। 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर की पार्किंग पूरा पक्की पार्किंग करी है, विद शेड बनाई गई है। रेल कोच रेस्टोरेंट भी वहाँ पर चालू किया गया है। इसके अलावा अंदर जो है वो मॉड्यूलर टॉयलेट्स बनाए गए हैं। जो भी वेटिंग हॉल है, रिटायरिंग रूम है, वो सारे जो है उनको रिवैम्प किया गया है, उनको नया किया गया है। यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 में जो शेड था, प्लेटफॉर्म शेड, वो काफ़ी कम था इतवारी में, उसको बढ़ाया गया है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के स्टॉल्स वहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह बहुत सारी सुविधाएं रेलवे द्वारा यात्रियों को देने का प्रयास किया जा रहा है। इतवारी स्टेशन पर लगभग 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बहुत सारे कार्य हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम स्टेशन का जो मेन फसाड एरिया है, जो उसका लुक है, उसको चेंज किया गया है। दूसरा, स्टेशन का जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको और अच्छा, उन्नत एवं उपयोगी बनाया गया है, जिसमें कि सेपरेट एंट्री, सेपरेट एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग की विशेष अच्छी सुनियोजित व्यवस्था। उसके उपरांत स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स एंड प्लेटफॉर्म शेल्टर्स का विकास होना। इसके अतिरिक्त अच्छे प्रकार के रिटायरिंग हॉल्स, डॉर्मेट्रीज, वेटिंग हॉल्स, AC वेटिंग हॉल, पेड AC वेटिंग हॉल, इस तरह की चीज़ों का विकास किया गया है। और रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। खेलो इंडिया बीच गेम्स का रोमांच जहां एक और अपने चरम पर है, वहीं इस खेल के शुभंकर पर्ल द डॉल्फिन भी यहां आने वाले खेल प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। देखिए हमारी संवाददाता सुचित्रा की ये बेहद खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया बीच गेम्स का औपचारिक शुभांकर पर्ल द डॉल्फिन को बनाया गया है। ये डॉल्फिन द्वीप की समुद्री विरासत को दर्शाती है। द्वीप के नागोआ बीच के पास डॉल्फिन देखी भी जा सकती है। पर्ल डॉल्फिन को खेलो इंडिया बीच गेम्स के दौरान जगह जगह देखा जा सकता है। ये डॉल्फिन बीच गेम्स के दौरान सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
फर्स्ट टाइम आए हैं और इधर आके हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत क्लीन है एरिया और बीच के पास तो ऑलवेज मतलब सबको मजा आता है और डॉल्फिन बनाकर भी सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े भी अच्छे खुश हो जाते हैं सबके साथ सेल्फी लेके, तो हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली दमन एंड दीव वी आर ऑन द कोस्ट लाइन, सो आई थिंक डॉल्फिन डिपिक्टिंग द water body near us, the Arabian Sea. So I think, and the name as well, it's very cute. डॉल्फिन देखने में तो आकर्षक लगती ही है, वहीं ये बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और मिलजुल कर रहने की भावना की भी परिचायक है। ये सभी विशेषताएं खिलाड़ियों से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में डॉल्फिन को बीच गेम्स का शुभंकर बनाना बेहद सटीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभंकर पर्ल द डॉल्फिन बच्चों और बड़ों सबके बीच में ही काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। दीव जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और ये डॉल्फिन कहीं ना कहीं एक निमंत्रण यहाँ पर देता हुआ दिखाई देता है सभी को कि आइए और दीव की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसका आनंद उठाइए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दीव। और दीव में चल रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स में जम्मू कश्मीर की पेंचक सिलाट महिला टीम भी हिस्सा लेने आई। जम्मू कश्मीर की पेंचक सिलाट टीम से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। ये है जम्मू कश्मीर की पेंचक सिलाट की महिला टीम। तो किस तरह का आपका ये यहाँ तक आने का सफ़र रहा खेलो इंडिया बीच गेम्स तक, क्योंकि पिछला जो समय है कुछ मुश्किल रहा है, तैयारियाँ किस तरह से आपकी पूरी हो पाई इन खेलों के लिए? हम स्पोर्ट्स पर्सन्स का कोई बॉर्डर नहीं है, तो हमें एक ही गोल है कि हमें अपने नेशन को प्राउड फील कराना है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे और ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स हमें मिले, ताकि और ज़्यादा जो एथलीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मतलब ला सके, रिप्रेजेंट कर सके हमारी कंट्री को। ये जो खेल है पेंचक सिलाट, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जम्मू कश्मीर जैसी जगह में आपको क्या मानते हैं कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है इस खेल से जुड़ना? Firstly, Pencak Silat is an Indonesian game. It's a martial art. So it's a combination of kicks and punches. Face attack is not allowed in this game. So yeah, girls के लिए, women especially, बहुत ज़्यादा important है Pencak Silat. And it's a safe game for girls क्योंकि इस पे फेस पे अटैक नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सेल्फ डिफेंस सीखता है इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग। दीव में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर टीम्स आई हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आना और बाकी जो सब स्टेट्स के प्लेयर्स हैं उनसे मिलना, इस पूरे इवेंट का हिस्सा बनना? It was outstanding. Everything was outstanding. Like the food, the accommodation, volunteers, everybody, the locals are very good here. तो हमें बहुत अच्छा लगा, like हर एक चीज़ को लेकर we will get the kits, everything like an athlete needs, हमें हर एक चीज़ availability यहाँ पे मिली. So the accommodation was outstanding. I have recently participated in the World Championship Abu Dhabi. It's like world class level. जैसे मैंने वहाँ पे experience किया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने यहाँ पे दमन दीव में किया। खेलो इंडिया का जो अम्ब्रेला है वो वाइडर हो रहा है, पहले यूथ गेम्स थे, यूनिवर्सिटी गेम्स थे, अब उसमें बीच गेम्स भी आ गए हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं खेलो इंडिया को एज अ स्कीम, और इंडिया में जो स्पोर्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसको कैसे देखते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें लाइक यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट, अपनी कंट्री को, अपने लाइक यूटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिप्रेजेंट कर सके अपनी नेशन को। जम्मू कश्मीर की पेंचक सिलाट टीम जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में हिस्सा लेने के लिए आई है, और इनका ये मानना है कि लड़कियों को पेंचक सिलाट ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि मार्शल आर्ट का ही एक रूप है और लड़कियां इस खेल में अपना भविष्य बना सकती हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़। और छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक जवान भी शहीद हुआ है। अबूझमाड़ की ये खबर है जहां के जंगलों से बड़ी खबर सामने आ रही है। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में मुठभेड़ अभी भी जारी है जहां 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया
और अबूझमाड़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में डीआरजी ने हार्डकोर नक्सलियों को घेरा हुआ है। अभी भी ये मुठभेड़ जारी है, जहां पहले 15 से 20 नक्सली ढेर होने की खबर सामने आ रही थी, अब 26 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। एक जवान भी वीरगति को प्राप्त हुआ है। वहीं नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। लगातार ये मुठभेड़ की जारी होने की खबर सामने लगातार अपडेट हो रही है और जवानों को मिली बड़ी सफलता। हालांकि आगे भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है और नक्सलवाद के खिलाफ राज्य की ये लड़ाई लगातार जारी है। अबूझमाड़ को लेकर पूरी प्लानिंग के साथ जो सुरक्षा बल हैं, वहाँ पर जो माओवादी की ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उन्हें ध्वस्त करने की प्लानिंग की गई थी। और सोमेश इस वक्त जुड़ गए। सोमेश, अभी हम 15 से 20 नक्सलियों के ढेर होने की खबर बताए थे, 26 नक्सलियों को ढेर किया गया है, एक जवान वीरगति को प्राप्त हुआ है, अभी भी मुठभेड़ जारी है, क्या अपडेट है? ये आपको बताऊं, जो छत्तीसगढ़ का नारायणपुर जिला है, अबूझमाड़ का जंगल, इस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों को यह सूचना मिली थी कि जो नक्सलियों का कोर इलाका है बस्तर, इस इलाके में नक्सली छुपे हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें डीआरजी, दंतेवाड़ा, नारायण, बीजापुर और बस्तर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के बाद एक बड़ा ऑपरेशन इस इलाके में लॉन्च किया गया। तो जो सुबह तक जो हमारे पास जानकारी थी, इस मुठभेड़ में 15 से 20 नक्सली मारे गए हैं, लेकिन जो हमारे पास अधिकृत जानकारी आई है, अब तक सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों के एनकाउंटर में मार गिराने में बड़ी सफलता हासिल की। और कहीं न कहीं जिस तरह से उस इलाके में सुरक्षा बलों ने 7 दिन पहले भी एक इनकाउंटर किया था, जो करेगुट्टी की पहाड़ी है, उस इलाके में सुरक्षा बलों ने 21 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। और बताया जा रहा है ये भी अब तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर हुआ है। जो हमारे पास जो सूचना जो एक आ रही है कि जो पुलिस ब्यूरो का जो कैडर है, जिसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था, सेंट्रल कमेटी का मेंबर सीसीएम, इनके ऊपर 1 करोड़ का इनाम था। दूसरा जो स्पेशल जोन कमेटी का मेंबर, इससे 40 से 50 लाख रुपए का इनाम था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभी सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की और इलाकों में इनकाउंटर कर रहे हैं और सुरक्षा बलों को मार गिराने में बड़ी सफलता मेरी अब तक जो जानकारी है, सुरक्षा बलों ने 26 नक्सलियों के इनकाउंटर में मार गिराया है और एक जवान शहीद होने की खबर है। जी वहीं सोमेश, अभी कितने और नक्सलियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है? सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद जो उनके पास जो जानकारी थी कि जो अबूझमाड़ का इलाका है, अबूझमाड़ के इलाके की मैं बात करूं तो करीबन 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है। जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, ज्वाइंट ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी बीजापुर और जो सुरक्षा बल के जवान थे, उस इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद नस्लों के कोर इलाकों में घुसकर सुरक्षा बलों ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस मुठभेड़ में अब तक जो 25 ज्यादा नस्लियों की मारे गए हैं। और जो हमारे पास जो जानकारी आई थी कि इस जंगल में करीबन 200 से ज्यादा नस्लियों की होने की खबर थी और जिसमें जो बड़े नस्ली है कमांडर हैं, उनके भी छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद इस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि इस इनकाउंटर में अब तक 26 नस्लियों को गिराया है और उसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए हैं। वहीं सोमेश, मारे गए नक्सलियों को बड़े कैडर का नक्सली माना जा रहा है, इसका क्या मतलब है? ये जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो करेगुट्टा की पहाड़ी है, 7 दिन पहले जो डीजी सीआरपीएफ है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था जिसमें 21 जो नस्ली करेगुट्टा की पहाड़ी में मारे गए हैं और जो नस्लियों के पास से कई आधुनिक हथियार मिले थे। जो सुरक्षा बलों ने 210 बंकरों को नष्ट किया था नस्लियों के पास से, 47 हथियार, आधुनिक हथियार, दवाइयां और 2 साल का राशन भी उनके पास से मिला था। अब इस तरह से उस इलाके में मुठभेड़ चल रही है। जो नारायणपुर, बीजापुर जो डीआरजी के जवान उस इलाके में मुठभेड़ कर रहे हैं। और जिस तरह से एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा, जिसके बाद नस्लियों के कोर इलाकों में सुरक्षा बल के जवान घुसकर नस्लियों का ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं। और आज जिस तरह से अब ये भी सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है सुरक्षा बलों के जवानों को कि सोमेश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम इस पूरे मामले पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और अब रुक करते हैं फिर से खेल जगत की खबरों का, बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे की, जिनका कहना है कि भारतीय हॉकी का स्तर ऊपर उठ रहा है। हमारे संवाददाता नारायण सिंह के साथ खास बातचीत में सलीमा ने कहा कि टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आप इसका श्रवण कीजिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त हमारे साथ भारतीय महिला टीम की कैप्टन है सलीमा। सलीमा, लगातार जो प्रदर्शन है बेहतर हो रहा है वुमेन्स हॉकी टीम का। वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी गोल्ड मेडल, और मेंस टीम की भी बात करें तो लगातार ओलंपिक्स में भी मेडल जीते। तो ओवरऑल इस भारतीय हॉकी के प्रदर्शन को कैसे देख रही है कि लगातार हर स्टेज पे, चाहे हर बड़े मंच पे अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, इसके क्या वजह मानते हैं आप? बिल्कुल, इसकी वजह हॉकी इंडिया है, क्योंकि हॉकी इंडिया हमें बहुत ज़्यादा, अभी हमारे जैसे लड़कों को तो करते ही हैं बट लड़कियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है आने वाले बच्चों के लिए। जैसे आपने विनिंग का बोला, बिल्कुल हमने जैसे रांची में भी हुआ था, जैसे एससीटी एशियन चैंपियन ट्रॉफी, और जैसे बिहार में भी हुआ था, हम बैक टू बैक विन हुए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए नहीं, पूरी देश के लिए, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि बैक टू बैक विन होना ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल अभी हमारा प्रो लीग है, तो हमारा फोकस यही है कि हमारा प्रो लीग में हम पूरा फोकस करेंगे, और कुछ भी हो जाएगा, हार रहे हैं या जीत रहे हैं हमें मैटर नहीं करता है, बट हमें गिव अप नहीं कर रहे हैं, हमें अपना 100% देना है। बस यही है कि अपना बेस्ट दो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं, बस यही है कि हमें अपना प्रोसेस पे ध्यान देना है कि हमारे पास बहुत अच्छी स्पीड है, हमारे पास 1-2 हॉकी बहुत अच्छे है इंडियन हॉकी के पास। जिस तरह से लगातार आप फील्ड में पूरे टीम को मोटिवेट करती दिखती हैं और उसके बाद लगातार गोल भी आप लगातार करती रहती है, तो क्या मोटिवेशन आपको मिलता है जब आप फील्ड में उतरती हैं देश के लिए? बिल्कुल, जैसे मैं तो गोल करती हूँ, बट ये मेरी टीम की गोल है कि हमारी टीम अभी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रही है, और हमारा इम्प्रूव यही है कि हमें एंड फेस में बहुत ज़्यादा काम करना है। बिल्कुल, पूरा सपोर्ट मिल रहा है भारतीय खिलाड़ियों को HIL के माध्यम से, क्योंकि जो खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेल सकते हैं वहाँ वो खेल सकते हैं और अपना जो टैलेंट है वहाँ दिखा सकते हैं। और आने वाले समय में अगले साल जिस तरह से एशियन गेम्स है, फिर वर्ल्ड कप है, उसके बाद फिर ओलंपिक्स आएगा, तो हमारी महिला टीम पूरी तरह से तैयार है मेडल जीतने के लिए विश्व के सबसे बड़े मंच पर। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।